हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस सेक्शन में काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पे चर्चा की थी। हालांकि शायद मुझे याद है कि एवरेज स्पीड पे चर्चा की थी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब भी यही होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो बस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होगा और स्पीड डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। डिस्टेंस वेलोसिटी जैसा कि आपको आइडिया है वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करके अब हम थोड़ा सा 1D मोशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1D मोशन का मतलब था आपका वन डायमेंशनल मोशन की बात करना है हमें। और हमको याद होगा कि हमने मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 1D 2D 3D। 1D मोशन की डेफिनेशन हमने लिखवाई थी कि पार्टिकल की पोजीशन को जज करने के लिए सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, आइदर वन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1D मोशन। लेकिन दूसरा भी हमने एक और पैटर्न बताया था कि 1D मोशन के अंदर अगर देखा जाए तो एसिलेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को लीनियर होना चाहिए। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एसिलेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर। कोलिनियर टू ईच अदर। कोलिनियर होने का मतलब समझते हैं। कोलिनियर कहने का मतलब कि अगर एसिलेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो थीटा कितना होगा, थीटा आइदर जीरो होगा और थीटा पाई रेडियन होगा। वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा है एंगल बिटवीन एसिलेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये आपका 1D मोशन का मैंने एक बात कर दी। अब सवाल आता है कि अगर हम 1D मोशन की भी बात करें तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1D मोशन अगर आप देखेंगे, वन डायमेंशनल मोशन जिसको स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, तो 1D मोशन भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। आप लोगों के लेवल पे कितने पार्ट में डिवाइड होगा बेटा, दो पार्ट में। एक तो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होगा ए मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सवाल आता है कि पहला पॉइंट देखें, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी बच्चे को कभी ऐसा लगे कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी भी पढ़ाया जाना चाहिए तो वो आप लोग हमें लिख के भेजोगे, मैं उस पर भी चर्चा कर लूँगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं पढ़ना चाहिए, पर फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे तो बता देना। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा होगा कि पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फर्स्ट 10 सेकंड में मान लो 20 मीटर जा रहा तो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी 20 मीटर आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा। कैसा वेरी करेगा, एस प्रोपोर्शनल टू टी, या आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे, एस इक्वल टू के इंटू टी। के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा। एक पॉइंट बी इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है वी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इस एक्सप्रेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो के आ जाएगा। इसका मतलब होता है वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं होगा। टाइम पर डिपेंड नहीं होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तीसरा टर्म क्या आएगा, एसिलेशन।
एसिलेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता चल गया कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है dy/dt ऑफ k, और इसीलिए हमने डिफरेंशिएशन पहले करा दिया था। आपको पता है कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के 3 करैक्टर निकल के सामने आए। पहला करैक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसा वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। दूसरा करैक्टर आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम पर इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा। तीसरा आप कह सकते हैं कि एसिलेशन या रिटार्डेशन क्या होगा, 0 होगा। तो 3 तरीके से यूनिफॉर्म मोशन को जज कर सकते हैं। अब ग्राफ कितने पॉसिबल हैं, एस का टी के साथ हो सकता है, बी का टी के साथ हो सकता है, ए का टी के साथ हो सकता है, बी का एस के साथ हो सकता है, ए का बी के साथ हो सकता है, ए का एस के साथ हो सकता है। ये सब ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अभी हम टाइम डिपेंडेंट ग्राफ पे बात कर लें पहले। तो यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, यूनिफॉर्म मोशन में किस में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। अभी नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं करना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको पता चल गया होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मतलब पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है, या एसिलेशन या रिटार्डेशन 0 होगा। तो अगर यहाँ पे हम एस टी ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली वेरी करेगा। तो एस टी ग्राफ का जो शेप आएगा वो ऐसा आएगा यूनिफॉर्म मोशन में। बी टी ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ पे मैं बी टी ग्राफ बना दूँगा। 3 ग्राफ पे चर्चा कर रहा हूँ अभी टाइम के साथ जो ग्राफ। एसिलेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे ले लिया हमने। कितने पॉसिबल ग्राफ हैं आपके, 3। और भी पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है, बी एस ग्राफ भी होगा, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने लिया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टी मीन्स टाइम। यहाँ पर v वर्सेस t हो जाएगा, b वर्सेस t। यहाँ a वर्सेस एसिलेशन वर्सेस t। ये हमने 3 ग्राफ आपके सामने रख दिए। ये आपका एस टी ग्राफ है, बी टी ग्राफ है, और यहाँ पर ए टी ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो आप देखोगे अगर यूनिफॉर्म मोशन है आपका, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से आएगा। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन का ही आपको पता है स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होना, और एस टी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बी टी ग्राफ क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ए टी ग्राफ की बात करोगे तो ए टी ग्राफ तो एसिलेशन या रिटार्डेशन तो 0 होगा, तो इसी एक्सिस पे आएगा। तो मैं यहाँ रेड कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको अलग से दिख सके। तो ये ए टी ग्राफ आ गया, इसी पे कर दिया, ये ए टी ग्राफ आएगा। अब हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में कितने ग्राफ आ गए, 3 ग्राफ आ गए, एस टी ग्राफ, बी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। आज हम एस टी ग्राफ पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। इसका स्लोप, एस टी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, इसका एस टी ग्राफ का अगर हम यहाँ स्लोप बनाएं तो एस टी ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। हालांकि हम इसको डिटेल में भी अभी करने वाले हैं। इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप जानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है। तो ये b इक्वल टू स्लोप होगा, b इक्वल टू टेन थीटा होगा। बी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, इसका एरिया देगा डिस्टेंस। बी टी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, वो डिपेंड करेगा कि आप साइन का ध्यान दे रहे हैं या नहीं, वो मैं अभी आने वाले टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अभी हम ए टी ग्राफ पे चर्चा ही नहीं कर रहे थे, एक एक ग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में एस टी ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में अब देखो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या क्या हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। हमने क्या कहा था अभी, पॉइंट लिखवाया था, स्लोप
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ये वर्सेस का साइन है, डिस्प्लेसमेंट माइनस टाइम मत समझ लेना, इतना तो खैर समझ में आ जाएगा, फिजिक्स के लोग हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिमिलर क्वांटिटी की डायमेंशन ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती, तो इसका मतलब वर्सेस से है। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ माने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब एस टी ग्राफ कितने पॉसिबल है, मैं थोड़ा सा सारे ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। इतने से ज़्यादा ग्राफ एस टी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में पॉसिबल नहीं होगा। एक एस टी ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक एस टी ग्राफ अभी मैंने बनाई था वैसा भी बना दे रहा हूं। एक एस टी ग्राफ ऐसा हो सकता है, एक एस टी ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये चार पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं, जिसमें फोर्थ तो पॉसिबल भी नहीं होगा, बताएंगे क्यों पॉसिबल नहीं है। ये एस टी ग्राफ, ये क्या ले लिया हमने यहाँ पे, एस टी ग्राफ, यहाँ एस ले लिया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम ले लिया, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट लिया और टाइम ले लिया, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट लिया और टाइम ले लिया। ये हमने चार पॉसिबल एस टी ग्राफ प्लॉट करे हैं, हालांकि फोर्थ ग्राफ में अभी भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब बताओ पहले वाले ग्राफ का देखेंगे, अगर इसको लिख दें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट ग्राफ की बात करोगे तो फर्स्ट ग्राफ में स्लोप क्या होगा बताओ, पहले ग्राफ का स्लोप, फर्स्ट ग्राफ की बात करें, इसका स्लोप क्या है बताओ, स्लोप 0 है। और एस टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता, एस टी ग्राफ का स्लोप बताता वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है, दैट इज रेस्ट में, दैट इज। स्लोप पता करने का तरीका क्या है, जो अगर उस क्लास में नहीं भी आया हो ग्राफ की क्लास में, तो बता दूं कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा और वाई कोऑर्डिनेट अनचेंज है तो स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो एस टी ग्राफ का स्लोप, तो पहला ग्राफ क्या बताएगा, पहला ग्राफ इस बात को बता रहा है कि इसका स्लोप 0 है, यानी बॉडी रेस्ट में है। और आपको पता भी चल रहा, कैसे पता चल रहा, पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। सेकेंड ग्राफ देखेंगे तो b इक्वल टू होता है ds बाई डी टी, और सेकेंड ग्राफ ये टेन थीटा, और ये पॉजिटिव है। सेकेंड ग्राफ का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। देखो फिर से देखो कैसे पता चल रहा है सेकेंड ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लोगे तो ये एंगल एक्यूट है, और आपको पता है टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव है। और वैसे भी एक और तरीका होता है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज हो रहा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर, तो स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पे। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट होगा या टूवर्ड्स होगा, तो अवे होगा। आपने कहा था कि रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन ले रहे हैं, और टाइम के साथ अगर पोजीशन पार्टिकल दूर जा रहा तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से अवे जाएगा, ठीक है। थर्ड ग्राफ देखें तो क्या पता चल रहा है, b इक्वल टू यहाँ पे b इक्वल टू डी एस बाई डी टी इक्वल टू टेन थीटा, और ये नेगेटिव है। कैसे पता चला नेगेटिव है, देखो दो तरीके हैं, पहले हमने पहले बता चुके हैं। इसको देखें यहाँ पे अगर स्लोप निकालोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालोगे तो जो 90 से ज़्यादा आएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से ज़्यादा आने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर, किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। थोड़ा सा और अच्छे से कर दूँ इसको कि ये आपका ये टाइम लिया था, और ये ऐसा आपका
इसको और आगे बढ़ाएं और इसका स्लोप, आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो ये मोर देन 90 है। मोर देन 90 का मतलब हो गया है कि नेगेटिव स्लोप है। और वैसे भी एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा, वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। हमने दूसरा तरीका भी बताया था। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या पता चल गया, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब टाइम इंक्रीज होगा और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। कैसा आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट। फोर्थ ग्राफ में क्या देखा आपने, फोर्थ में देखा b इक्वल टू डी एस बाई डी टी इक्वल टू 1090। 1090 मीन्स अनडिफाइंड। ऐसा ग्राफ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आपका टाइम चेंज नहीं हो रहा और पोजीशन लगातार चेंज हो रही। तो फोर्थ ग्राफ इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये आपका एस टी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ। और भी एस टी ग्राफ हो सकते, पर यूनिफॉर्म मोशन में इतने ही ग्राफ पॉसिबल है टाइम के साथ अगर देखा जाए। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं दूसरा बी टी ग्राफ पे। सेकेंड बात कर रहे हैं बी टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर बीटी ग्राफ की बात करें तो बीटी ग्राफ का दो बातें आएंगी। बीटी ग्राफ का एरिया आपका, हमने कहा था डिस्टेंस भी देता और डिस्प्लेसमेंट भी देता। जब हमने दोनों बातें बोली थी तो स्टूडेंट के दिमाग में एक मैसेज गया होगा कि दोनों कैसे दे सकता है। तो मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने बीटी ग्राफ प्लॉट किया, ये बीटी ग्राफ, ऐसा ग्राफ बना दिया। ये बीटी ग्राफ बना दिया। अब इसका एरिया है A1, ये हमने बी ले लिया, ये टी ले लिया। इसका एरिया क्या कह दिया, इसका एरिया कह दिया A1, ये बी लिखा, ये A1 एरिया है। इसका एरिया है A2, इसका इस पार्ट का एरिया है A3, इस पार्ट का एरिया है A4। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो टाइम एक्सिस के नीचे के, टाइम एक्सिस के जो नीचे एरिया होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे और टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, A1 और A3 तो पॉजिटिव आएगा और A2 और A4 नेगेटिव आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो सभी एरिया आपको ऐड करना है क्योंकि डिस्टेंस में कोई भी टर्म नेगेटिव तो होता नहीं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप साइन को कंसिडरेशन में लेके बीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तब तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और सारे एरिया का अलजेब्रिक सम करोगे, सभी को पॉजिटिव लोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। एटी ग्राफ होता नहीं आपका। तो कैसे पता चलेगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, इसका मतलब एसिलेशन या रिटार्डेशन जीरो है। ना तो वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा, ना स्पेस के साथ यानी पोजीशन के साथ भी वेरी नहीं कर रहा, तभी आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी है यूनिफॉर्म मोशन की। एक आध क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड पे या एवरेज वेलोसिटी पे करा देते हैं। ठीक है, ताकि लगे कि एक एग्जाम्पल भी हुआ है। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे पार्टिकल ए से बी तक जा रहा, ध्यान से देखिए, पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ये ए से बी तक जा रहा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा बी नॉट की स्पीड से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कर रहा टू डिफरेंट स्पीड से। फर्स्ट किससे कर रहा बताओ, यहाँ पे ये S/2 है।
अगर पूरा डिस्टेंस एस है तो एस बाई टू जा रहा बी नॉट से। रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस यहाँ पे किससे जा रहा, बी वन से जा रहा और बी टू से जा रहा। कितने टाइम में, ये टाइम भी टी लग रहा है, इतना टाइम भी टी लग रहा। क्वेश्चन अभी शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पार्टिकल गोइंग ए टू बी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड बी नॉट, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंट स्पीड बी वन एंड बी टू। फाइंड आउट एवरेज स्पीड, फाइंड आउट वी एवरेज। क्वेश्चन क्लियर है ना। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस किससे कवर कर रहा, पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक एस है, कितना डिस्टेंस है, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा कितने से, यहां से यहां तक का अगर टोटल देखें तो एस है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा बी नॉट से, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस बी वन एंड बी टू से। अब देखो बिल्कुल प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, पहला मेथड प्योर प्रिंसिपल मेथड है और दूसरा हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स आज नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग सोचना कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है। चलिए, प्रिंसिपल मेथड क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो एस हो गया, इतना डिस्टेंस एस बाई टू है और इतना डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी एस बाई टू ही होगा, ये भी एस बाई टू होगा। अब देखो पहले सेगमेंट में कितना टाइम आएगा, तो पहले सेगमेंट में आएगा एस बाई टू ओवर बी नोट। सेकेंड सेगमेंट में इतना डिस्टेंस आएगा बी वन टी, इतना बी टू टी, तो वी वन टी प्लस बी टू टी इक्वल टू एस बाई टू। वी वन टी प्लस वी टू टी इक्वल टू एस बाई टू। अब बताओ एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया एस बाय टोटल टाइम। पहले सेगमेंट का टाइम कितना है टी वन, दूसरे सेगमेंट का टाइम कितना है टी, और अगले सेगमेंट का टाइम भी टी है। तो कितना आ गया था बताओ एस, पहले सेगमेंट में कितना टाइम लगा बताओ, एस बाय टू ओवर बी नोट। नेक्स्ट सेगमेंट में टाइम लगा टी प्लस टी, टू टी, टू टी यहां से निकाल लोगे तो टू टी कितना आ जाएगा आपका, एस डिवाइडेड बाय बी वन प्लस बी टू। सॉल्व किया तो कितना आ गया, टू बी नॉट बी वन प्लस बी टू ओवर बी वन प्लस बी टू प्लस टू बी नॉट। चेक कर लें बेटा, देखो यहाँ पे एस से एस तो कैंसिल हो गया था, ये टू बी नॉट बी वन बी टू आ जाएगा, तो यहाँ आएगा बी वन प्लस बी टू और हाँ टू बी नॉट, सही है। तो ये एवरेज स्पीड आ गई, ये प्रिंसिपल मेथड है। एक तरीका आपको और बताया था कि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, तो बी एवरेज का क्या लिखवाया था, टू बी वन बी टू ओवर बी वन प्लस बी टू। इक्वल टाइम में लिखा था बी वन प्लस बी टू बाई टू। उस मेथड पे भी थोड़ा सा आप लोग थिंक करना, ये आपको दे रहे टाइम थिंक करने का, और उस पैटर्न पे भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक नया मेथड आपके सामने आएगा और आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। हालांकि इसमें भी कोई ज़्यादा स्टेप नहीं है, पर उसमें कैलकुलेशन और भी कम हो जाएगी। कल की क्लास में हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू वेरी मच बेटा।